हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 355 पर। दो बातें क्लियर हुई थी कि जब इंटरनल डिस्टर्बेंस है और या फिर राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। और फिर एक तीसरी सिचुएशन और थी कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन है तो तीनों ही दशाओं में केंद्र इस बात के लिए ड्यूटी बाउंड है कि वो राज्य की सुरक्षा करे। तो जहां तक बात एक्सटर्नल एग्रेशन की है, इसके प्रारूप, इसके रूप कई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल एग्रेशन एक सीमित शब्द है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही हुआ कि उसका स्वरूप किसी भी ढंग का हो। भले ही हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए वायरस भेजा जा रहा हो, भले ही घुसपैठिए भेजे जा रहे हो, भले ही हमारी इकोनॉमी को फेल करने के लिए स्मगलिंग आदि गतिविधियां ये चलाई जा रही हैं, कुछ भी हो, इसके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये असीमित शब्द नहीं, इसकी कहीं ना कहीं कोई सीमा है। ऐसे ही इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, अशांति स्वयं में एक सीमा ये अधिरोपित कर देती है। शब्द को समझा जा सकता है। आंतरिक अशांति कई कामों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आंतरिक अशांति किस सिचुएशन का नाम है ये हम समझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे समझने में ही दिक्कत होती है। और देखिए, एक चीज खूब समझ लें, जो हमें समझने में दिक्कत हो रही है जरूरी नहीं है कि वो कठिन हो। कठिन तो समझने में दिक्कत होती ही है, लेकिन कठिन समझ में आ सकता है, ये इसी में लिखा है मीनिंग देयर बाय। आप किस बात को कहते हो कठिन है? जो अंततः आपकी समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर आता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब पता लगता है कि हां अब समझ में आ गया, लेकिन अंततः समझ में आ गया। जो परिणाम है वो समझ में आ जाना है। अगर कोई चीज ऐसी है जो कितने भी प्रश्न से समझ में आए लेकिन समझ में आ सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कठिन। बुद्धि जिसे समझ सकती है, अक्ल जिसे समझ सकती है, वो कठिन है। लेकिन जो समझ में ही नहीं आता वो कठिन नहीं है, वो रहस्यपूर्ण है, वो मिस्टीरियस है। अभी हम लोग गाना सुन रहे थे ना, ऐ दिले नादान, ठीक, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है। तो क्या जो गाने वाला है, जो लिखने वाला है, उसे पता नहीं है कि आरजू क्या है? आरजू माने इच्छा, जुस्तजू माने खोज, किसी चीज की खोज में है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है। इसका मतलब समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हम क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, बुद्धि उसे समझा नहीं पा रही है, ठीक, अक्ल उसे बता नहीं पा रही है कि तुम किस चीज की खोज में हो। और यह हम सबकी स्थिति होती है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ समझ भी रहे हैं और कुछ समझ के बाहर भी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में ना आया हो, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ गए हो। ठीक है, कुछ है जो अधूरा सा है। ठीक है, आ रहा था शब्द कि मौज प्यासी है। ठीक है, ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है मीनिंग देयर बाय बिल्कुल निस्सार फीलिंग नहीं हो रही है।
कुछ तो लग भी रहा है, और जो लग रहा है ऐसा नहीं कि वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं हो पा रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया, और बस यहीं पर भाषा असमर्थ हो गई, यहीं पर आपकी बुद्धि असमर्थ हो गई, यहीं पर आपकी अक्ल असमर्थ हो गई। सब कुछ सामने है, आप ही अनुभव कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ही को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। और जब सिचुएशन ऐसी होती है, इसी सिचुएशन को अज्ञेय ये कहा जाता है, ठीक है ना। आप ज्ञाता हो, ठीक है ना, और आपने जो कुछ जाना, ठीक है, वो ज्ञात है, और जिस प्रक्रिया से जाना वो ज्ञान है, ठीक है। ज्ञाता, ज्ञात और ज्ञान, और यही त्रिवेणी है। हमने आपसे कहा था कि हर चीज में तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, उसके तीन आयाम आपको दिखाई देंगे, ज्ञाता, ज्ञात और ज्ञान। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो ज्ञात किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सब कुछ ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे से लोग हैं, उन्हें सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख है। वो अनुभूति के उस बिंदु तक पहुंचते ही नहीं कभी, जहां पर ये बातें होती हैं, ठीक है ना। उन्हीं के सामने सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी उस ओर नहीं जाता, ठीक है ना। वो यही मानते हैं कि जो है ही न, जो ज्ञात है वो हमें अनुभव हो रहा है, और जो अनुभव नहीं हो रहा वो है ही नहीं है। लेकिन फिर इस ढंग की अनुभूति आपको हो सकती है कि कुछ है जो अनुभव भी हो रहा और अनुभव नहीं भी हो रहा। बस इसी परिस्थिति को अज्ञेय कहते हैं। यही अज्ञात, मतलब अज्ञात तो नहीं कह सकते, अज्ञात तो वो है जो जान ही नहीं सकते। अज्ञेय वो है जिसे जाना नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। जाना नहीं जा सकता मीनिंग देयर बाय कंप्लीटली जाना नहीं जा सकता। कुछ जान भी लेंगे, जैसे आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, तो आरजू के बाह्य स्वरूप को तो आप जानते हो, ठीक है। लेकिन जिस ढंग की आरजू आप में पैदा हुई है, वो उसका सत्य स्वरूप क्या है ये पता नहीं लग पा रहा है। इसमें से ये लाइन निकल रही है कि आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाना, ये कुछ ऐसी ही बात। ये कैसे होगी, कब होगी, कब कब होगी, इसे एकदम डिफाइंड करके बताना ये बहुत कठिन है। कभी तो आंतरिक अशांति इस बिंदु पर पहुंचेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, यही निर्णय लेना ठीक होगा। और आंतरिक अशांति भी कई बार ऐसी हो सकती है जो सशस्त्र विद्रोह की कोटि की हो, और कई बार ऐसी भी हो सकती है जो सशस्त्र विद्रोह की कोटि की न हो। एक्सटर्नल एग्रेशन भी इस हद तक पहुंच सकता है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई गलती ना हो, यह भी हो सकता है कि वो राज्य की मशीनरी को संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना नामुमकिन बना दे। यह भी संभव है, और यह भी संभव है कि राज्य की मशीनरी स्वयं ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही हो जो आंतरिक अशांति के लिए जिम्मेदार हो, जो एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए जिम्मेदार हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुदरत उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से राज्य की मशीनरी संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकती। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वेस्टिव मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है सरकार बनाने के लिए, ठीक है ना। आफ्टर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि एक मेजॉरिटी चाहिए, जिसके पास वो मेजॉरिटी होगी वही सरकार बना पाएगा, वो किसी के पास नहीं।
और परस्पर मिलने को भी कोई तैयार नहीं है। अब किसी की कोई गलती नहीं, मतदाताओं की गलती है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमें कोई अधिकार है तो हमने उस अधिकार का अगर सम्यक उपयोग किया है तो उसका परिणाम कोई हो, मेरी गलती नहीं कही जा सकती, ठीक है ना। तो गलती किसी की नहीं। आफ्टर दैट अ सिचुएशन हैज बीन अराइजन, ठीक है, इन विच द गवर्नेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो सकता है। यानी अनेकों कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये कहा जा सके कि संविधान के उपबंधों के मुताबिक राज्य का शासन नहीं चल रहा। ये कोई एक सिचुएशन की बात नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप चीजों के बिल्कुल जो उनका एक्चुअल स्वरूप है उसे समझते ही नहीं है, और इसलिए चीजों को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ज्ञात और अज्ञात की परिभाषा के बाहर हो। चीजों के दो कैटेगराइजेशन यही नहीं है कि कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। जो अज्ञात है वो ज्यादा कठिन बात नहीं है, वो सिर्फ अकल का खेल है। जो आज अज्ञात है वो कल ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बुद्धि की बात है, वो सिर्फ समय की बात है, ठीक है। न्यूटन के सिद्धांत अज्ञात थे, ज्ञात हो गए। दुनिया में और बहुत कुछ है जो आज अज्ञात है, किंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ वो ज्ञात हो जाएगा। शरीर के अंदर झांका नहीं जा सकता था इन आंखों से, अब झांका जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो ज्ञात और अज्ञात की डेफिनेशन के बाहर है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता। उसी चीज को गाने में आवाज दी जा रही थी कि आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, जाना ही नहीं जा सकता। तो वही बात है, आप हमेशा इस ढंग से सोचने के आदी हैं कि एक ज्ञात है और एक अज्ञात है। इसलिए हर शब्द का आप एक प्रीशियस डेफिनेशन डेवलप कर लेते हो, हर शब्द की एक निश्चित अर्थ ये आप विकसित कर लेते हो, और निश्चित अर्थ आपके दिमाग में परंपरा से आता है, और इसी को परंपरावादी कहा जाता है, इसी को कंजर्वेटिव कहा जाता है, और इसी कंजर्वेटिव को, इसी परंपरावादी को बुरा भी माना जाता है। परंपरावादी होना खराब नहीं है। ये जो परंपरा आपने सीखी है, ये परंपरा निश्चित तौर पर नहीं सीखनी चाहिए, कि आप ये मानने को ही राजी नहीं है कि कुछ ऐसा भी है जिसे जाना ही नहीं जा सकता, जो पता लग ही नहीं सकता कि कैसा है। आपने परंपरा से सीख लिया कि नहीं साहब, कुछ तो जाना जा सकता है और कुछ अभी हमने नहीं जाना है। जाना और अनजाना, इनके बीच दुनिया खत्म है, ऐसा आपने मान रखा है, जबकि यह धारणा पूरी तरह गलत है। जाना और अनजाना यही दो कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि अगर जाना और अनजाना दो कैटेगरीज हैं तो एक दिन आएगा जब कुछ भी अनजाना नहीं बचेगा, क्योंकि आदमी लगातार जानने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और लगातार वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। जानने की प्रक्रिया में वो लगातार आगे जा रहा है, और जब जानने की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है तो जो अनुमान लगता है वो यही लगता है कि एक दिन आएगा जब वो सब कुछ जान जाएगा। इसके मतलब अनजाना और जाना, इसके बीच जो अंतर है वो सिर्फ समय का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम इस बात को इनकार कर दें तो, कि कुछ ऐसा है जो जाना ही नहीं जा सकता, ठीक है, अगर हम इसको इनकार करेंगे तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। और जबकि ये हमारे अनुभव के विपरीत है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम जानकर भी नहीं जान पाते। कुछ है, आप कहते हैं आज सोकर उठे बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों लग रहा?
बोले पता ही नहीं क्यों लग रहा है। जो अवसाद के मरीज हैं वो कहते, डॉक्टर कहता है कि सोचो ही मत इस बात पे। वो कहते सोचते थोड़ी है, बीमारी यही है कि सोचना बंद नहीं होता। बच ही नहीं बचा, क्यों नहीं बचा पता नहीं। ये कैटेगरी आपने, ये परंपरा से, क्योंकि आपको कुछ मूर्खों ने समझा दिया कि दुनिया दो ही चीजों में विभाजित है, इसलिए आपने मान लिया और ये बेवकूफी कंटिन्यूएशन में हो गई। ये जो परंपरावाद है इसी को गलत समझा जाता है और इसी रूप में आप पे परंपरावादी न होने की अपेक्षा की जाती है। अदरवाइज परंपरावादी होना कोई खराब बात नहीं है। अगर कोई परंपरा अच्छी है तो क्या हम सिर्फ इसीलिए उसे छोड़ दें कि वो पुराने समय से मानी जा रही है? तो गधेपन की बात। तो परंपरावाद इस फॉर्म का, इस प्रारूप का खराब बात होती है जब आप ये सीख लेते हैं परंपरा। और आपने परंपरा से क्या सीख लिया कि मूल्य हमेशा मुद्रा में होता है, ठीक है ना। आप क्या सीखते हैं कि कीमत हमेशा पैसों में होती है, भ्रष्टाचार हमेशा पैसे लेकर होता है, ठीक है। ईमानदारी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अवैध आय अर्जित नहीं कर रहे हैं, आपने ये सीख रखा है। जबकि ईमानदारी अलग बात है। ईमानदारी का मतलब हुआ आप अपना काम जैसे करना चाहिए, आपकी हैसियत के मुताबिक, आपकी स्थिति के मुताबिक ठीक वैसे ही करते हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं करते, ये ईमानदारी है। लेकिन आपने परंपरा से शब्दों के विशेष अर्थ ये सीख लिए और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाना, इसे भी आपने इसी रूप में सीख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाने का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ये या तो केंद्र के निर्देशों को नहीं मान रही, या सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत किसी के पास नहीं और कोई मिलने को भी तैयार नहीं है, या अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे हैं स्टेट में और सरकार उनको प्रोवोक कर रही है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। ठीक है, बहुधा इन्हीं स्थितियों में यह माना जाता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा, बहुधा ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा ही होने पर माना जा सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, यह गलत बात है। हां ठीक है, अब तक जो ज्ञात श्रेणियां हैं राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलने की, उनमें यह प्रमुख है। बताइए, इसलिए आपको एग्जॉस्टिव तरीके से, निश्शेषी तरीके से यह नहीं बताया जा सकता कि कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, यह मान लिया जाए। हाँ ये ठीक है, आपकी बुद्धि का विकास इस लेवल तक किया जा सकता है कि आप खुद एनालाइज कर सको कि क्या राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चल रहा है या नहीं। आपको इस लायक बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप इस लायक हो गए तो ठीक है, आप संविधान की मूल भावना इसको समझ गए, ये मूल भावना है संविधान की। और फिर आप देखें कि जो सिचुएशन राज्य की है, उस सिचुएशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चल रहा है? और यह यदि नहीं तो भले ही उसमें उपरोक्त प्रकार की परिस्थितियों का अभाव है, लेकिन इसके बाद भी यही कहा जाएगा कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा। ये सारी बात हमने इसलिए रखी है क्योंकि अन्य चीजों के उदाहरण तो आपको मालूम ही है कि बहुमत का शासन नहीं तो माना जाएगा, हिंसा हो रही है तो माना जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन है इस लेवल का हो रहा तो माना जाएगा, और केंद्र अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज के लिए जो करना चाहेगा वो 355 में करेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें कहीं हर्डल बनेगी, अगर उसमें कहीं बाधा खड़ी करेगी तो 356 फिर केंद्र के पास है और उसका उपयोग होगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये सारी बात हमने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि
ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई दशा ना हो, सिर्फ इतनी सी बात हो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, आर्थिक भ्रष्टाचार के, ठीक है ना, स्पेसिफाई करना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को भी आपने परंपरा से एक ही ढंग का मान रखा है। भ्रष्टाचार मीनिंग देर भाई आर्थिक भ्रष्टाचार, जबकि भ्रष्टाचार से पहले कोई शब्द नहीं लगा। भ्रष्टाचार के पहले बस भ्रष्ट और आचार, यानी आपका आचरण भ्रष्ट है। आचरण भ्रष्ट है मीनिंग देर भाई जो जिस ढंग से आपको फंक्शन करना रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनली, वैसे आप नहीं कर रहे हो, बस भ्रष्टाचारी हो। आर्थिक भ्रष्टाचार इसका एक उदाहरण है। अन्य अनेकों तरीके के भ्रष्टाचार हो सकते हैं। और वही बात है कि सदाचारी इतना दुर्लभ हुआ है कि आपको संपूर्ण सदाचारी देखने की आदत ही खत्म हो गई। अब आप कल्पना ही नहीं करते संपूर्ण सदाचारी मनुष्य की। अब सिर्फ आपकी कल्पना यहां तक सीमित हो गई कि आदमी आर्थिक तौर पर भ्रष्टाचारी नहीं, बात खत्म। आपने इतना ही मान लिया है। आप स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हो, आपने खुद को एडजस्ट कर लिया है। आप नीचे लाए हो अपने को, क्योंकि ऊपर जाना चाहिए मसला। खैर जो भी है ठीक है। और हम कभी निराश नहीं होते। हमें लगता है अगर दो लोग भी ठीक से सोच रहे हैं तो काफी है। दुनिया में दो ही लोगों ने ठीक से सोचा, दो लोगों ने ठीक से सोचा मीनिंग दिलवाए, ठीक से सोचने वाले हमेशा कमी रहे। कृष्ण अपने युग में अकेले हैं जो ठीक से सोच रहे हैं, बाकी तो सब मूर्ख ही होते हैं। तो इसलिए दो लोग भी अगर ठीक से सोचते रहे तो काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर्व समाज ठीक से सोच भी नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार ये आर्थिक भी हो सकता है, अन्य प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन आर्थिक की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आपने माना ही उसी को है, बाकी तो माना ही नहीं, ठीक है। जबकि दुनिया के देशों में अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार को भी भ्रष्टाचार माना गया है। आपको याद होगा बिल क्लिंटन को माफी मांगनी पड़ी थी सिर्फ इस बात पर कि मोनिका लेविंस्की से अवैध संबंधों को उन्होंने नकार दिया था। एक बार सिर्फ इतना कह दिया था कि मेरे कोई संबंध नहीं रहे, बस इतना ही। और इसके बाद स्थिति यह आ गई थी, उन्हें प्रेसिडेंट का पद छोड़ना पड़ सकता था। जब हिलेरी क्लिंटन उनके बचाव में सामने आई तब बात कुछ इधर उधर हुई थी। हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर ये अपराध भी है तो मेरे प्रति है क्योंकि हम इनकी पत्नी है, ठीक है। तब जाकर के मामला शांत हुआ। लेकिन हमारे यहां तो बात ही अलग है। हमारे यहां तो सिर्फ आर्थिक तौर पर आदमी भ्रष्टाचारी दिखता नहीं है ऐसी भी बात नहीं, सिर्फ दिखता नहीं। हम ऐसे जस्टिस, हमने फिर कहा हम जस्टिस यशवंत शर्मा के वकील नहीं है और ना हम उन्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिनके घर पैसे बरामद नहीं हुए वो सब ईमानदार हैं। इस बात की कोई गारंटी है? और वो लोग उनके पीछे पड़े, हम कतई नहीं उन्हें बचाना चाहते, हम उनके एडवोकेट भी नहीं, हम प्रसंगवश सिर्फ कह रहे हैं वो लोग उनके पीछे पड़े हैं जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बस उनके अगर पैसे बरामद नहीं हुए तो वो लोग कुछ ज्यादा धूर्त हैं। जस्टिस यशवंत शर्मा उनकी तुलना में कुछ मूर्ख है, बस इतनी सी बात है, और क्या बात है, ठीक है। तो आर्थिक तौर पर भ्रष्टाचार, जब मुख्यमंत्री पर स्वयं यह आरोप है, जब मंत्रियों पर यह स्वयं आरोप है, तो संविधान की जो मूल भावना है वो ये तो नहीं कहती कि भ्रष्टाचार करके राज्य का शासन चलाया जाए, ये मूल भावना। हालांकि संविधान का पूरा पालन हो रहा है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। हाईकोर्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है, कोई अनयूजुअल इवेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एक्सटर्नल अग्रेशन है, ना आंतरिक अशांति है। और आंतरिक अशांति नहीं, जब हम ये कह रहे हैं तो सशस्त्र विद्रोह की तो कोई संभावना ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि यू आर, ठीक है, एक्सेप्टिंग, ठीक है, सम इलीगल, ठीक है, ब्राइबरी के पहले इलीगल लगाना भी जरूरी नहीं है। रिश्वत हमेशा ही इलीगल ही होती है, रिश्वत लीगल कहां है, ठीक है। तो आप कुछ पैसे ले रहे हैं,
अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु। भ्रष्टाचार क्या होता है? हमें जो निःशुल्क करना चाहिए मामले की गुणवत्ता के आधार पर, वो सिर्फ हम पैसे लेकर कर रहे हैं। जो हमें नहीं करना चाहिए वो तो कोई करता ही नहीं। पैसे लेकर भी कोई वो नहीं करता जो उसे नहीं करना चाहिए। पैसे लेकर भी वही करता है जो उसे करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए कर दोगे तब तो वहां रहोगे ही नहीं जहां हो, और जिस वजह से पैसे मिल रहे हैं तो वो भी स्थिति ही चली जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता कि आप पैसे लेकर ऐसा करो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या यूं कहें अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही माना जाएगा। और यह स्थिति पैदा हुई, यह स्थिति पैदा हुई है। और जब यह स्थिति पैदा हुई तब भी 356 का उपयोग करने की बात आई है। लेकिन 356 का उपयोग हुआ, इससे पहले 355 है जो एक ड्यूटी रखती है सेंटर पर कि 356 का उपयोग ही मत कर लीजिए। 356 का उपयोग तो लास्ट उपाय है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ड्यूटी बाउंड टू मेक सच ए अरेंजमेंट इन विच द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये संविधान के उपबंधों के मुताबिक हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। पहले तो ऐसे करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे जब शिकायतें मिलती हैं, मिली, कुछ उदाहरण भी है, मिली कि स्टेट के मिनिस्टर या स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और तब स्थिति और ज्यादा खराब होती है जब स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ही बारे में जो शिकायत है कि वो रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तब सेंटर की ड्यूटी 355 में है कि संविधान के उपबंधों के मुताबिक चले। और संविधान की स्पिरिट क्या है कि विदाउट करप्शन, विदाउट नेपोटिज्म, विदाउट यानी भाई भतीजावाद, ठीक है ना, नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, बिना किसी फेवरेटिज्म यानी पक्षपात के बिना, भाई भतीजावाद के बिना, भ्रष्टाचार के बिना शासन चलना चाहिए प्रदेश का। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, यानी आरोप है, आरोप तो है। तो जब सेंटर ड्यूटी बाउंड है तो इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र को यह व्यवस्था बनानी होगी कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चले। मीनिंग देयर में अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ने भी भ्रष्टाचार किया है तो उसे न्याय के सामने खड़ा करना और न्याय के मुताबिक उसका न्याय निर्णय ये करना, ये सेंटर की ड्यूटी है। और इसमें अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो, तब फिर 356, एकदम 356 नहीं। लेकिन आरोप लगा देने से तो कोई काम नहीं चलता। आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और अगर एफआईआर दर्ज करके हम जांच शुरू करें तो हिंदुस्तान में एक अलग टेंडेंसी है कि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जनता ने कह दिया कि वो तो दोषी है। अब हो सकता है वो कतई ना हो, एफआईआर का रिजल्ट अंतिम ये हो कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जनता तो माने बैठी है कि है वो तो इनने पुलिस को मिला लिया अपनी ओर। ये भी समस्या है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इतर कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे यह तय हो पाए कि आरोप सत्य है अथवा असत्य है। क्योंकि आरोप है, आरोप सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। और अगर असत्य है तो फिर 355 में कुछ नहीं करना चाहिए सेंटर को, क्योंकि ऑलरेडी ठीक से व्यवस्था चल रही है। सेंटर ड्यूटी बाउंड तब है जब गड़बड़ हो रही हो और फिर उस गड़बड़ को ठीक करना हो। आरोप लगाए तो गड़बड़ हो भी सकती है। अब गड़बड़ हो सकती है या नहीं, इसको निश्चित करने के दो ही तरीके, या तो एफआईआर लिखा दो, और एफआईआर लिखाए तो समस्या ये। इस समस्या के समाधान के लिए एक इंक्वायरी कमीशन एक्ट बना है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत सरकार बहुत बार, कुंभ में भी अभी
उन्होंने इंक्वायरी कमीशन गठित किया है। शाह कमीशन जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी इंक्वायरी कमीशन में ही गठित हुआ था। ठीक है, आपातकाल नेशनल इमरजेंसी उसे लगाने लायक स्थिति थी या नहीं थी, इसकी जांच के लिए, तो इसके लिए इंक्वायरी कमीशन एक्ट बना हुआ है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट की धारा 3, इसके अंतर्गत इंक्वायरी कमीशन विभिन्न सिचुएशंस की जांच के लिए बनते हैं। तो 355 में जो केंद्र का दायित्व है, इसके सम्यक निर्वहन हेतु कई बार सेंटर को जब शिकायत मिलती है तो इंक्वायरी कमीशन गठित करते हैं, एफआईआर नहीं लिखाते, क्योंकि उससे दिक्कत पैदा होती है। और इंक्वायरी कमीशन अगर रिपोर्ट देता है कि नहीं गड़बड़ है, तो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट एफआईआर भी लिख सकती है और फिर सरकार आगे जो कार्रवाई करना चाहे वो कर सकती है। तो इंक्वायरी कमीशन एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी इस नेचर की हुई, वो तथ्यों का अन्वेषण करने वाला निकाय इस रूप में सामने आया। ठीक है ना, उसने कहा गड़बड़ है। अब मुख्यमंत्री या मंत्री महोदय नहीं मान रहे तो 356 का उपयोग ये भी करेंगे, क्योंकि 356 अभी हम लोग देखेंगे वो क्या कहता है कि व्हेन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, यानी या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य तरीके से केंद्र का यह समाधान होना चाहिए कि अब मामला बर्दाश्त के बाहर है, तब 356 का उपयोग। तो आखिर केंद्र का यह समाधान हो सके, इसमें सहायता इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ये भी देगी। ये फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, तो इंक्वायरी कमीशन वो गठित करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और ये सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर इसी के खिलाफ है। अब राज्य ये कहता है कि ये हमारी कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर एक्शन लेना मेरा काम है और राज्य अलग है। स्टेट गवर्नमेंट राज्य को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य नहीं है। ये वही कंसेप्शन है कि राजमुकुट क्राउन इसका डिस्टिंक्ट अस्तित्व है। राजा क्राउन धारण करने के कारण राजा है, राजा की वैयक्तिक हैसियत बिल्कुल अलग है। और इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को हिंदुस्तान में हमेशा परंपरा से माना जाता रहा है, परंपरा से। भाई महाभारत के युद्ध में महाराज पांडु इसीलिए तो छोड़कर गए, वो तो महाराज थे। जिस समय उनके हाथों हत्या हुई उस समय तो वो स्वयं सम्राट थे और उन्होंने अपने ऊपर अपनी ही कोर्ट में, अपनी ही कचहरी में अभियोग लगाया कि हमसे अनजाने में हत्या हुई है, क्या दंड हमें खुद को देना चाहिए। तो यह कहा गया उनके मंत्रिमंडल द्वारा कि आपसे एक तो अकेले में हत्या हुई, आप चाहते इस बात को किसी को ना बताते, लेकिन आपने बताया और स्वयं अभियोग का सामना कर रहे हैं। तो कंसेशन इन पेनाल्टी ये तो मिलना चाहिए, लेकिन पेनाल्टी तो मिलेगी, राज्य तो छोड़कर जाना पड़ेगा, राजा तो अब आप नहीं रह सकते। ठीक है, और तब धृतराष्ट्र पांडु के प्रतिनिधि के तौर पर राजा हुए, प्रतिनिधि के तौर पर राजा धृतराष्ट्र नहीं हुए, राजा तो पांडु ही थे। ठीक है ना, तो यह परंपरा कि राज्य अलग है, राजमुकुट अलग है, ठीक है, और राजा अलग है, ये तो परंपरा वेल एस्टेब्लिश्ड है हिंदुस्तान में। और अधर्म किसे कहा? इसी को, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का पक्ष क्यों? क्योंकि वो कहता है हम ही राज्य हैं, मेरा भला मीनिंग देयर बाय राज्य का भला। ठीक है ना, एक नारा चला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये नहीं हो सकता, इंदिरा इंडिया नहीं है। ठीक है, इंदिरा और इंडिया अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस के द्वारा दिया गया नारा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। नो, ये हमारी परंपरा के ही विरुद्ध है, ये हो ही नहीं सकता। इसी को गलत बात कहते हैं और यही मूर्खों के समझ के बाहर है, ये मूर्ख नहीं समझ सकता। तो ये अब लॉ एंड ऑर्डर उनका विषय,
उनका कहना यह है कि आप अगर इंक्वायरी कमीशन का गठन कर रहे हैं तो मेरी कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उसे करने का अधिकार राज्य को है। तो राज्य करे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई। अब यह ठीक है कि सैद्धांतिक रूप से यह बात सही है, लेकिन जब इसे व्यवहार में उतारेंगे तो आपसे कहा जाए अपने ही खिलाफ कार्रवाई करो, तो बिरले जो महापुरुष है उन्हें छोड़ दीजिए, और महापुरुषों के लिए कोई व्यवस्था होती भी नहीं। महापुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, वो जो करते हैं वो व्यवस्था होती है। इसीलिए सिद्धांत क्या है? महाजनो येन गता पंथा। महाजन का मतलब पैसे वाले नहीं है, बड़े आदमी जो करते हैं वो रास्ता होता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन आम आदमी महापुरुष नहीं होता, ठीक है ना। और महापुरुष जनता में अगर सभी हो तो फिर महापुरुष होंगे ही नहीं, फिर तो महापुरुष ये विशेषण ही खो जाएगा, क्योंकि सभी महापुरुष हैं, फिर महापुरुष किसे मानोगे, ठीक है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए व्यवस्था बनानी पड़ती है। और जो व्यवस्था, तो चीफ मिनिस्टर अपने ही खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये बिरले तो ठीक हो सकता है, यूजुअली साधारणता ये ठीक नहीं होगा। और जब केंद्र को दिख रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो या करने का दिखावा कर रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। हमने कल भी कहा था कि जब असंभव करने का प्रयास किया जाता है तो जो कुछ जन्म लेता है वो पाखंड होता है, वो आडंबर होता है। जब असंभव करने का प्रयास किया जाएगा और जब संभव करने का प्रयास किया जाता है तो जो कुछ जन्म लेता है वो जिंदगी के सिद्धांत होते हैं। आप असंभव करने का प्रयास कर रहे हो, असंभव का मतलब जो सामान्य जन के लिए असंभव है। कोई चीफ मिनिस्टर अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, बिल्कुल तय। करेगा तो पाखंडी करेगा, करेगा नहीं। इसलिए केंद्र यह कार्रवाई करता है। अब दिक्कत यह है कि केंद्र और राज्य में अगर सेम पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन की सरकारें हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो जाता है। क्योंकि पहले रहा है, क्योंकि एक समय तो कांग्रेस ही कांग्रेस रही है, ठीक है। तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार की उनके ऊपर शिकायतें आई और इंक्वायरी कमीशन के गठन हुए। उन्होंने उन्हें भ्रष्टाचारी पाया और रेजिग्नेशन हो गए आसानी से। लेकिन जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन की सरकारें आ जाए पॉलिटिकल, तब केंद्र के ऊपर भेदभाव या आदि के आरोप भी लग सकते हैं। कल तो मजेदार देख रहे थे, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती हुई और यह पाया गया कि पूरी भर्ती ही गलत है, और हाई कोर्ट ने वहां पूरी भर्ती कैंसिल कर दी 25-30 हजार की, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को कंफर्म किया। अब चुने गए अभ्यर्थियों की कुछ बात तो ठीक थी, उनका कहना था कि भाई आप ये आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाए कि गलती किसकी थी, किसने, क्योंकि सारे परीक्षार्थियों ने फर्जी ढंग से सिलेक्शन लिया हो, ये कभी होता ही नहीं, ये कभी नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, मजबूरी थी। हुआ ये कि कोई मंत्री महोदय की बिटिया सेलेक्ट कर दी गई और जिसने चुनौती दी उसके नंबर ज्यादा पाए गए तो उसे सेलेक्ट कर दिया। लेकिन उसकी जब कॉपी मंगवाई गई तो देखा यह गया कि यह भी सेलेक्ट होने लायक नहीं है, ठीक है। जो चुनौती दे रही थी वो भी सेलेक्ट होने लायक नहीं है। इसका मतलब कोई तीसरा था जो सेलेक्ट होने लायक था। तो कोर्ट ने यह कहा कि आप पूरा सारी कापियां दो हमें, सारी कापियां जितनी आपकी हैं। तो इन्होंने कहा कि सब कापियां तो नष्ट हो गई, हार्ड कॉपी कापियों की नष्ट हो गई, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, हमने उसे सिस्टम में डाउनलोड कर लिया था। उन्होंने कहा वही दो। जब वो मांग लिया तो ये बोले वो भी खत्म, वो भी नहीं है। और इतने मौत स्केल पर भ्रष्टाचार दिख रहा है कि फिर कोर्ट के सामने चारा कोई बचा ही नहीं
उनका माउथ स्केल पर दिख रहा है। ये सही है कि ऐसा होगा कि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा और अंततः उन्होंने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कल डिसीजन कंफर्म हो गया। अब वो रिव्यू पिटीशन लगाने जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो संदर्भ भी नहीं है। और मुख्यमंत्री महोदया बाइट दे रही थी कि भाजपा क्या चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाए। अब कौन शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर रहा है? मजेदारी है, आप भ्रष्टाचार से सारी नौकरियां खा जाओ, कोर्ट डिसीजन दे रहा है, सरकार से कोई लेना देना नहीं, और आप बता रही हो कि भाजपा ये चाहती है कि देश में शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाए। ये बेशर्मी है, और इसे मजेदार ये है कि इसे बहुत सारे लोग समर्थन भी देंगे क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ये दिक्कत है। तो केंद्र अगर इंक्वायरी कमीशन का गठन ऐसे ही करे, तो जब डिफरेंट पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन की सरकारें हैं, तो केंद्र इंक्वायरी कमीशन का गठन करता है तो दिक्कत आती। तो सोचो अगर वो 356 का प्रयोग करे, ठीक है ना, इस आधार पर कि तुम सम्यक जांच नहीं होने दे रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की, तो स्थिति क्या बनेगी। इसलिए केंद्र इंक्वायरी कमीशन का गठन करता है कि हमें इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मिले, ताकि हम ये कह पाए कि आप भ्रष्टाचार से शासन चला रहे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है। इसलिए आपके विरुद्ध या तो आप कार्रवाई करो, नहीं तो हम 356 का फिर उपयोग करेंगे। ये स्थिति 1973 में पहली बार डिफरेंट पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन की सरकारों के कारण पैदा हुई। तमिलनाडु में करुणानिधि, जिनके पुत्र स्टालिन इस समय चीफ मिनिस्टर है, करुणानिधि मिनिस्ट्री, उसके ऊपर जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो बेचारे अभी भी जेल चले गए थे, ठीक है। उनकी करुणानिधि की लड़की कलानिधि मारन, जाने क्या नाम था उनका, कुछ था, वो अभी जेल गई थी कुछ दिनों पहले। वो बेचारी, उनके परिवार के कई लोग अपने जाते आते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, वो आते जाते रहते हैं, और 1973 से आ जा रहे हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। और पता नहीं कौन सा कुर्ता पहनते हैं कि उस पर धब्बा कोई नहीं आता, जीत वो हर बार जाते हैं, ठीक है। ये स्थिति है लोकतंत्र की, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो आपका 1973 में करुणानिधि मिनिस्ट्री भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्त करके इंक्वायरी कमीशन का गठन हुआ। अब ये केंद्र की भी मनमर्जी है, आप पहले करते बाद में करते। और उससे पहले करुणानिधि मिनिस्ट्री ने, जब वो बर्खास्त नहीं थे, तो हाउस में ये कहा था कि ये राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विषय है, और राज्य की जो सरकार है वो केवल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसके अलावा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी केंद्र हमसे ये जवाबदेही नहीं मांग सकता कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो। 355 के अंतर्गत केंद्र हमसे कोई जवाबदेही नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि संविधान संघात्मक व्यवस्था स्थापित करता है और हमें कार्यपालिकी शक्ति उन्होंने दी है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, और हम आंसरेबल हैं केवल स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति। इसलिए हमारा कोई दायित्व केंद्र के प्रति नहीं है ये उत्तर देने में कि राज्य का शासन भ्रष्टाचार मुक्त चल रहा या नहीं चल रहा, ये हम ही देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार की हरकतें की होंगी तभी डिजॉल्व हुई होगी, तो 356 का उपयोग हो गया और उनकी मिनिस्ट्री चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्णय को मान्य किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि नहीं ठीक है, ये होना चाहिए। खैर ये मसला यहीं खत्म हुआ। उसके बाद आगे चले हैं मसले, और जो सबसे महत्वपूर्ण मसला इस संबंध में है कर्नाटक का है। कर्नाटक में पूरी मिनिस्ट्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। केंद्र ने, उस समय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन का गठन किया। इन्होंने, ठीक है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमा फाइल किया, आपको पढ़ाया गया है केंद्र की वो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत।
कि उनकी मूल अधिकारिता है अनुच्छेद 131 में कि केंद्र और राज्य के बीच जितने विवाद होंगे उनमें वे ही न्याय निर्णय करेंगे। तो एक याचिका यह फाइल की गई कि इस आशय की घोषणा कर दी जाए, और वहां वैसे तो डिक्लेरेटरी सूट कहां फाइल होता है, सेक्शन 34 ये सारे में, ठीक है। डिक्लेरेटरी सूट घोषणात्मक आज्ञप्ति आप कहां प्राप्त कर सकते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 में। लेकिन जब मामला स्टेट और केंद्र के बीच हो तो कोई भी रिलीफ देने का हक उच्चतम न्यायालय को है और डिक्लेरेटरी रिलीफ वहां से मांगी जा सकती है। उन्होंने डिक्लेरेटरी रिलीफ मांगी, ये घोषित कर दिया जाए कि केंद्र को इस प्रकार से इंक्वायरी कमीशन का गठन करने का कोई हक नहीं है। 6-1 से ये डिसाइड हुआ, यानी टोटल 7 जज पार्टिसिपेट कर रहे थे पीठ के तौर पर, उसमें तो 6 उन्होंने डिसीजन दिया है। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो यह है कि केंद्र ने कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप किया है, ये बात ही गलत है। करुणानिधि में ने ये बात कही थी ना, उसमें केंद्र के एक्शन को अपील किया था, लेकिन ये तर्क चूंकि नहीं उठा तो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप है या नहीं है, केंद्र के द्वारा इंक्वायरी कमीशन का गठन, इस बिंदु पर न्यायिक मत ये नहीं आया था। अब इसी बिंदु पर न्यायिक मत आ रहा है कि इंक्वायरी कमीशन का गठन मात्र ये क्या है, कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं है। अभी किया क्या है, इंक्वायरी कमीशन का गठन, बस इतना ही तो किया। और आप ये कहते हैं कि ये कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप है, वही करुणानिधि वाला आर्गुमेंट आप पकड़ रहे हो कि ये कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप है और ये नहीं कर सकते। आपका तर्क ये है। न्यायिक परीक्षण इस बात का होना है, 6 से शुरू हुआ था मसला, 4 बचे हैं, 3 बचे हैं। 6 लोग जुड़े थे, 3 बचे हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय में क्या आ रहा होगा, ईश्वर मालिक है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आपका कहना यह है कि केवल इंक्वायरी कमीशन का गठन मात्र यही राज्य की कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप है, जबकि यह बात गलत है। क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति का मतलब होता है काम के किए जाने की शक्ति, ठीक है, काम के किए जाने की शक्ति। काम किया जाएगा ये कौन तय करेगा, लेजिस्लेचर, ठीक है ना। कैसे किया जाएगा ये कौन तय करेगा, लेजिस्लेचर। काम एक्चुअली करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव। काम जो होना था और जिस तरह से होना था वो वही काम हुआ है और उसी तरीके से हुआ है, ये कौन डिसाइड करेगा, न्यायपालिका। ये काम है। तो कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग या कार्यपालिकी शक्ति में हस्तक्षेप ये तो तब कहा जाएगा जब केंद्र एक्शन ले। अभी एक्शन तो लिया नहीं, अभी तो सिर्फ इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है। और इंक्वायरी कमीशन सिर्फ एक तथ्य अन्वेषण करने वाला निकाय है, यह फैक्ट फाइंडिंग बॉडी है, यह स्वयं कोई निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र ने सही किया या गलत किया। केंद्र इसके आधार पर जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई कार्रवाई, क्योंकि 355 इसके अंतर्गत ड्यूटी जो केंद्र की है उसे डिस्चार्ज करने का समय आ गया है या नहीं, यह रिपोर्ट से तय होगा। रिपोर्ट से क्या तय होगा कि ड्यूटी जो डिस्चार्ज करनी थी उसके डिस्चार्ज करने के लिए उपयुक्त कदम लेने का समय आया है या नहीं, यह तय होगा इससे। बाकी तो कुछ तय नहीं होना, ठीक है। और जब ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए कदम केंद्र लेने लगे, वो 356 के उपयोग के रूप में एक्सट्रीम कदम हो
या कोई अन्य कदम हो, तो वे कदम इस रिपोर्ट में जो तथ्य पाए गए उनके आलोक में उठाया जाना ठीक है या नहीं, यहां पर बनता है आके मामला, इससे पूर्व नहीं बनता और अभी कुछ नहीं बनता। और ये कह के उन्होंने सूट डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा इंक्वायरी कमीशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसको भी प्रश्नगत किया गया था और कहा था कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इंक्वायरी कमीशन का गठन ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उनका कहना था कि वही कार्यपालिकी शक्ति मेरे पास है, जब कार्यपालिकी शक्ति मेरे पास तो विधायी शक्ति मेरे पास, ठीक है, क्योंकि विस्फोरता है। और इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंतर्गत इन्होंने इंक्वायरी कमीशन का गठन किया है, तो एक्ट क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने इसको भी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि नहीं, संघ सूची की एंट्री संख्या 94, समवर्ती सूची की एंट्री संख्या 45 और अवशिष्ट शक्तियां जिनसे संबंधित जो प्रविष्टि है वो संघ सूची में कौन सी है? 97। ये कुल मिलाकर जो इफेक्ट देती हैं वो इस ढंग का है कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट जैसा अधिनियम केंद्रीय विधायिका पारित कर सकती है और फिर उसके अंतर्गत इंक्वायरी कमीशन का गठन हो सकता है। इसलिए आपकी बात गलत है। तो इंक्वायरी कमीशन का गठन कॉन्स्टिट्यूशनल पाया गया और उसके अंतर्गत फैक्ट फाइंडिंग बॉडी के तौर पर उसने काम करना शुरू किया। एक जज महोदय इसमें भी खिलाफ थे, हालांकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उनका कहना यह था कि ठीक है कि अवशिष्ट शक्तियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन यह विषय इतना महत्व का है कि क्या केंद्र राज्यों की जो गवर्नमेंटल पावर यानी कार्यपालिकी शक्ति है इसमें हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। तो इसे संविधान के अभिव्यक्त उपबंधों के आधार पर ही निर्धारित करना चाहिए। विभिन्न उपबंधों इनके अर्थान्वयन के माध्यम से केंद्र को इस प्रकार की शक्ति यानी थ्रू इंटरप्रिटेशन ये शक्ति नहीं देनी चाहिए। यह गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी अगर ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में गवर्नमेंटल पावर में जो राज्य की है, जो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति है उसमें हस्तक्षेप उचित है। तो इस संबंध में आप संविधान का संशोधन करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसा कोई अभिव्यक्त उपबंध कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो आपका समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 45 या फिर संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 94 या अवशिष्ट शक्तियों को इस प्रकार बढ़ाकर पढ़ना ये ठीक नहीं है। ये गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। ये उन्होंने डिसीजन दिया, लेकिन ये माना गया कि नहीं, भ्रष्टाचार से प्रदेश का शासन चलाना इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग इन सच ए मैनर देन इट कुड ऑल्सो बी सेड that the functioning of the state government is against the, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये उसके विरुद्ध है, ये माना जा सकता है। इस मामले में एक और, ठीक है, ट्रिक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई थी। जैसे ही केंद्रीय कमीशन के गठन की सुगबुगाहट हुई, हर चीज के लक्षण पहले दिखाई देने लगे। 47 में जब बंटवारा हुआ है तो उसके लक्षण पहले ही प्रकट हो गए थे, और जो हमारे जैसे कमजोर दिल के लोग थे और गांधी नेहरू पर बहुत विश्वास नहीं करते थे, वो सब अपनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बेचकर हिंदुस्तान में आ गए, और वो सब आज बड़े सरसब्ज हैं। यहां भी हैं कुछ लोग, नाम नहीं लेंगे, वो आज भी बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज वहां अच्छे दामों पर बिकी। क्योंकि 47 में बंटवारा हुआ और 40-42 में ये बात चलने लगी थी कि बंटवारा हो जाएगा। हालांकि गांधी नेहरू उस समय कह रहे थे कोई बंटवारा नहीं होगा, हमारी लाश पर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और होगा भी तो सब आप सुरक्षित रहेंगे, सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा देशी तो बढ़ जाएगा, 2 सरकारें हो जाएंगी, बाकी सब ठीक रहेगा, ये आश्वासन दे रहे थे। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इस चीज पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अच्छे दामों पर बेची और यहां आ गए। जो
वही जो आजकल हैं, क्या ही तो कुछ होना है, यही तो होते ना, जो बेकार की बातें हैं। जो इस ढंग के लोग थे वो वहीं रहे, और फिर जो बंटवारा हुआ तो फिर आपने देखा कि क्या हुआ। ठीक है, फिर कोई हाथ लगाने नहीं आया, वो आप ही नहीं झेला। ठीक है, तो एंटीसिपेशन हर चीज का पहले ही होने लगता है। तो केंद्र इंक्वायरी कमीशन गठित कर देगा, इसकी सुगबुगाहट पहले ही शुरू हो गई थी। इसलिए राज्य ने क्या किया, उन्होंने अपना इंक्वायरी कमीशन गठित कर दिया। इंक्वायरी कमीशन एक्ट में ये व्यवस्था थी कि राज्य भी इंक्वायरी कमीशन का गठन कर सकता है। यहां भी किया है, अभी किया है, विभिन्न मामलों में करते हैं। और उसमें यह भी लिखा है कि अगर राज्य का इंक्वायरी कमीशन गठित हो गया तो केंद्र का गठित नहीं होगा उसी विषय के बारे में। सेम विषय पर अगर राज्य ने गठित कर दिया तो केंद्र गठित नहीं करेगा, यह भी लिखा है। तो यह कहा कि जब मेरा ही इंक्वायरी कमीशन आ गया तो इनका क्यों आया। यह इंक्वायरी कमीशन एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल भी है तो उसकी धारा 4B के खिलाफ है, इनका खत्म होना चाहिए। कोर्ट ने इसको भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि 4B में यह लिखा है एक ही विषय पर 2 इंक्वायरी कमीशन नहीं होंगे। ये दोनों इंक्वायरी कमीशन अलग अलग विषयों पर है, आपका अलग विषय पर है, उनका अलग विषय पर है, इसलिए दोनों काम करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर वो तथ्यों के सवाल हैं। हमें जो सीखना है वो ये कि 355 ये कहता है कि राज्य का शासन यदि संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, और न सिर्फ हस्तक्षेप कर सकता है बल्कि अंतिम अस्त्र के रूप में 356 का उपयोग यह भी कर सकता है। लेकिन 356 का उपयोग अंतिम अस्त्र के रूप में है, उससे पहले जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको सुनिश्चित करने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने के लिए जो अनुच्छेद 355 केंद्र के कंधों पर रखता है, वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर 356 का उपयोग किया जाएगा। ये स्थिति है। अब अंतिम अस्त्र के तौर पे 356 का उपयोग किया जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसे आपात का एक प्रकार यह माना है। और हमने पहले भी कहा कि अगर सभी महापुरुष हो जाएंगे तो महापुरुष विशेषण ये खो जाएगा, फिर महापुरुष विशेषण बचेगा ही नहीं। महापुरुष विशेषण सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि सब महापुरुष नहीं है। महापुरुष होना इतनी बिरली घटना है कि वो अलग से चिन्हित की जाती है। और हमारे दृष्टिकोण से अगर बात करें, और मेरा ही दृष्टिकोण नहीं, ये शाश्वत दृष्टिकोण है, इसे मेरा दृष्टिकोण कहना यह भी गलत है। यही दृष्टिकोण शाश्वत है और यही ठीक है कि महापुरुष ये तो होता ही नहीं है, सिर्फ पुरुष होता है। इसका मतलब स्त्री नहीं होती ये नहीं कह रहे हम, या पुरुष को आदमी के तौर पर ले रहे हैं, मनुष्य के तौर पर ले रहे हैं। आदमी भी नहीं कहना चाहिए, आदमी ही होता है, इसके अलावा मनुष्य ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। क्योंकि मनुष्यता इतनी दुर्लभ है कि अगर कोई मनुष्य ये मनुष्यता के निकट ये मिल जाता है तो हम उसे महामानव ये कहना शुरू कर देते हैं, मानव नहीं महामानव, जबकि वो है या तो मानव है और या मानव के इर्द गिर्द है, पूर्ण मानव भी नहीं है। और हम सब तो सिर्फ और सिर्फ मानव होने का जो प्राथमिक बिंदु है वहीं तक सीमित है। ठीक है ना, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वहां जहां से शुरुआत होती है सिर्फ वहीं तक। आप जब आसमान की ओर देखना शुरू करते हो तो आपकी दृष्टि का विस्तार जहां तक है, आसमान वहीं तक नहीं है।
उसके बहुत आगे है। लेकिन आसमान के प्रारंभिक बिंदु पर आपकी नजर पड़ती है, आसमान के अंतिम बिंदु पर तो आपकी नजर जाती ही नहीं। आप जो कुछ मैक्सिमम जान सकते हो वो क्या जान सकते हो? आसमान का प्रारंभिक बिंदु, इससे अधिक कुछ भी नहीं जान सकते। ठीक है, तो मानव, हम लोग जो हैं वो प्रारंभिक बिंदु पर मानव है, हम सिर्फ प्रारूप से मानव हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्रारूप से मानव हैं। आदमी की तरह ईश्वर ने हमें उत्पन्न कर दिया, बस यहीं तक हम मानव हैं, इसके अलावा मानवीयता हमें छूकर नहीं गुजरी। ठीक है ना? और जैसे जैसे हमें मानवीयता का विकास होता जाता है, वैसे वैसे हम स्वयं ईश्वर होते जाते हैं। और आदमी का संपूर्ण विकास यही भगवान या भगवत्ता का उसमें प्रवेश है। और फिर भगवान और आदमी में कोई फर्क नहीं बचता। या यूं कहें, भगवान की जो कल्पना है वो आदमियत का ही पूर्ण विकास है, यही माना भी जाता है। लेकिन आप अगर वो संपूर्ण विकसित आदमी देख भी लें तो भी उस संपूर्ण विकसित कहां पर है, किस ऊंचाई पर है, ये आप नहीं देख पाएंगे। तब भी आप जो देख पाएंगे वो उसका प्रारंभिक बिंदु ही होगा, उसका प्रारूप और शुरुआत। उसमें दया, करुणा, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो शुरुआती आप देख सकते हैं, अंत नहीं देख सकते। तो आपात, इसका मतलब यह है कि जो आपका ऐसी घटना होती है जो दुर्लभ हो, उसे हम कुछ अलग विशेषण से संबोधित करना शुरू कर देते हैं। और घटना या अस्तित्व, वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, विचार का हो, ये अगर सामान्य से अलग हटकर है, ठीक है, तभी उसे दुर्लभ कहा जाता है। यदि वो सामान्य है तो दुर्लभ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्लभ और सामान्य ये परस्पर अलग है, परस्पर अपोजिट डायरेक्शन है। अब अगर आपात कहा, इसका मतलब ये है सामान्य नहीं है। अब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, ये आपात की कैटेगरी में रखा है। और जब आपात की कैटेगरी में रखा है, मीनिंग देयर बाय ये दुर्लभ घटना है। तो दुर्लभ घटना घटने की सूरत में केंद्र को अधिकार दिए गए ज्यादा। ठीक है, तो दुर्लभ घटना घटे इस संबंध में निर्णय होना चाहिए। इसीलिए 355 इंक्वायरी कमीशन आदि का गठन, वो सारी चीजें रखी गई। लेकिन चलिए, मान भी लिया, आ भी गई स्थिति, राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा, थोड़ा डरा धमका के अगर चल सकता तो चलाइए। घर में भी पीटना लास्ट विकल्प है। पहले डांटा जाता, अब की किया तो ये कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा अगर उससे काम चल सकता तो चलाइए। जब अंतिम स्थिति आ गई कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप मानने को ही राजी नहीं, तो फिर मनवाना तुझे पड़ेगा भाई। मनवाया तो फिर जाएगा। वही बात कि मानोगे तो हो ही, मानोगे कैसे नहीं। ठीक है, तब 356 का उपयोग होगा। और जब 356 का उपयोग हो जाएगा तो फिर स्थिति एकदम परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन 352 जैसी नहीं होगी। तब भी अंतर रहेगा। अंतर कहां का होगा? क्योंकि देखिए, 352 जिन, हमने कहा कानून जरूरत के हिसाब से बना है। 352 जिस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया और 356 जिस स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया, दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। इसलिए 352 और 356 का प्रभाव क्या होगा, वो भी अलग अलग है। और आपसे यह भी पूछा जाता है 352 356 में अंतर करिए, ये खूब सवाल आता है। ठीक है, और फिर आप याद करते हैं, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। 352 कितने, 3 आधारों पर, चौथा आधार ही नहीं है। और तीनों आधार वेल डिफाइंड है। एक्सटर्नल एग्रेशन, वार, और सशस्त्र विद्रोह, और तीनों कैसे ऐसे जिनसे भारत की सुरक्षा संकट में आ गई है।
युद्ध हो और भारत की सुरक्षा संकट में ना आए तो आपातकाल नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन रहे, भारत की सुरक्षा संकट में ना आए नहीं। अभी भी तो चला, स्मगलिंग बंद हो गई, वायरस नहीं भेजे जा रहे, ठीक है। क्या ये बताकर लोगों से पैसे नहीं लिए जा रहे कि हम सीबीआई के अफसर बोल रहे हैं? क्या एक्सटर्नल एग्रेशन बंद है? क्या बार बंद है? एक्सटर्नल एग्रेशन तो रोज घुसपैठ हो रही, लेकिन भारत की सुरक्षा संकट में नहीं है। तीन चीजें, और वो भी कपुल्ड बाय दीज वर्ड्स, कि भारत की सुरक्षा संकट में होनी चाहिए, या भारत के किसी भाग की सुरक्षा ये संकट में हो, या इसकी संभावना हो कि ऐसा हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यानी रेस्ट्रिक्टेड, वेरी रेस्ट्रिक्टेड ग्राउंड्स है 352 में। और चूंकि 356 कहता है राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और हमने आपसे कहा कि यह एक बड़ा फैला हुआ शब्द है। ऐसी बहुत सी स्थितियां हो सकती हैं, जो ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जो अब तक उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन हुई अगर हो जाए तो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, यह निष्कर्ष हो सके तो आधार भिन्न। दूसरा, 352 में अगर आपातकाल की घोषणा हुई तो राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी, उस पर कोई असर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्य की विधायिका खत्म हो जाए, राज्य की कार्यपालिका खत्म हो जाए, वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे। और राज्य को संविधान ने जो अधिकार दिए, जो चीजें दी, उन सबका उपभोग वो करेंगे। जबकि अगर 352 में हुआ, ठीक है, तो केंद्र ये भी, यानी राज्य तो करेगा ही, राज्य पर कोई फर्क नहीं आएगा। हां, ये ठीक है कि केंद्र को भी अधिकार मिल जाएगा कि वो राज्य की विधायी शक्ति का उपयोग कर सके, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग कर सके, अनुच्छेद 250 और 251 के निर्देशन में। लेकिन राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्ति का उपयोग करने वाली विधायिका और कार्यपालिका ये बनी रहेगी। केंद्र भी एक, ठीक है, इन शक्तियों का उपयोग करने लायक समर्थ हो जाएगा, इसलिए ताकि नेशन वाइड पॉलिसी एक रहे। आपात का समय है और केंद्र जो कानून बनाएगा या राज्यों को अगर कार्यपालिका निर्देश देगा तो उन्हें मानने होंगे, नहीं देगा तो बात खत्म। जरूरी थोड़ा ही देगा, ये नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, और दिए तो भी उनका प्रभाव अस्थायी होगा। जैसे ही आपात खत्म, वैसे ही जो बातें पूर्व में कर दी गई उनको छोड़कर आगे की जाने वाली बातों के लिए 6 महीने से अधिक ऐसी विधियां या निर्देश काम नहीं करेंगे, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर 356 में उपयोग हुआ तो राज्य की विधायिका और कार्यपालिका नहीं रहेंगी, ठीक है। फिर केंद्र ही विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेगा। और उस दशा में अगर केंद्र ने कोई विधान बनाया, ठीक है, कोई विधि बनाई जबकि 356 का उपयोग हो चुका है, तो स्थिति क्या रहेगी कि वो विधि जो केंद्र ने 356 के उपयोग हो जाने के कारण राज्य का शासन और प्रशासन चलाने के लिए बनाई है, वो नॉर्मल मशीनरी बहाल हो जाने के बाद भी, यानी राज्य की सरकार जब आगे चुनाव ना होके फिर से राज्य की विधायिका और कार्यपालिका आ जाएगी तो भी चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। अगर उसे खत्म करना है तो राज्य की विधायिका संशोधन करे, परिवर्तन करे, जो करना चाहे करे, लेकिन अगर नहीं करती वो विधि चलती रहेगी, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण अंतर है 352 और 356 में। और तीसरी जो स्थिति है वो क्या है कि 352 का आपातकाल अधिकतम कितने दिन चलेगा? 6 महीने, ठीक है ना, एक बार में। और कब तक रह सकता है? अनंत काल तक रह सकता है, अनंत काल तक रह सकता है। जबकि अभी हम लोग 356 पढ़ेंगे तो देखेंगे 356 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाएगा वो अधिकतम एक बार में 6 महीने और फिर अधिकतम 3 साल, इससे ज्यादा नहीं। ये प्री में खूब पूछा जाता है, नेशनल इमरजेंसी अनंत काल चल सकती है, बस एक बार में 6 महीने, और ये मैक्सिमम 3 साल, और वो भी 3 साल में भी 1 साल से ऊपर बढ़ानी है। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति ये
कि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या देश में नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या उसके किसी भाग में लगी हुई है, और क्या चुनाव आयोग, दोनों बातें, और चुनाव आयोग ने क्या ये प्रमाणित किया है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते राज्य में। अगर ये स्थितियां हैं तो मैक्सिमम 3 साल, वो भी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और 352 में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा वो आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 महीने में, पहले 2 महीने था, अब 1 महीने, ठीक है, 1 महीने में संसद से अप्रूव्ड होना चाहिए। जबकि 356 हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो संसद से अप्रूव हो इसके लिए 1 महीना, वो सॉरी इसके लिए 2 महीना ये दिया गया। 352 अप्रूव हो इसके लिए 1 महीना, और ये अप्रूव हो इसके लिए 2 महीना। ये मुख्य अंतर है 352 356। शेष 356 किन स्थितियों में लगाया जा सकता है और क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और आज की स्थिति 356 के जुडिशियल रिव्यू की क्या है, ये एक एस्पेक्ट बचा है 356 का। इस पर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। उसके बाद जो बचा वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आपका व्यापार वाणिज्य समागम संबंधी स्वतंत्रताओं से, और फिर फंडामेंटल राइट का चैप्टर शुरू हो जाएगा, देखेंगे।